ये आकाशवाणी है, कहीं देर ना हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की चौथी कड़ी, जो कि भूकंप पर केंद्रित है। कुदरत के संग मनमानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। बेटा अभिजीत। जी मम्मी। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ अपने कमरे में हूँ। वो तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं। दोस्त? अरे सुभाशीष, सुमित। आओ आओ आओ, बैठो। थैंक यू अभिजीत। कैसे हो सुमित? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पापा। क्या हो पापा को? पापा को बहुत चोट आई है। ओ भाई, चोट? चोट कैसे आई उन्हें? तुम्हें तो पता है, पापा अपने ऑफिस के टूर पर उत्तरी बिहार गए थे। हाँ हाँ। वो जिस गेस्ट हाउस में रुके थे, वो नेपाल में आए भूकंप के कारण बुरी तरह से तबाह हो गया। और उसी समय वो भी घायल हो गए, और इस समय वो बेड रेस्ट पर हैं। उम्मीद है वो खतरे से बाहर होंगे। हाँ हाँ, खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत अब ठीक है। अभिजीत, ये तो बड़ी चिंता की बात है कि विज्ञान में इतने विकास के बाद भी अभी तक हमारे पास भूकंप की भविष्यवाणी की कोई भी तकनीक नहीं है। हाँ, ये तो है। क्यों ना आज हम इस बारे में अपने क्लास टीचर से बात करें? हाँ, अरे वाह, ये तो वाकई अच्छा विचार है। हाँ, ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आज हम ना हाल ही में नेपाल में आए भूकंप के बारे में जानना चाहते हैं सर। जी सर। तो सर, भूकंप के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना सर। बहुत बढ़िया विचार है बच्चों। मुझे अच्छा लगा कि आप सब भूकंप के बारे में जानने को बहुत उत्साहित हैं। जी। लेकिन मैं इसके बारे में आपको ज्यादा अच्छे से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन सर, हम इस बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं सर। मैं भी भूकंप के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी भारत के उच्च भूकंप संभावित क्षेत्र में रहते हैं। सर, तब तो हमारे लिए भूकंप की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। जी सर, बताइए। आप सब अभी प्रिंसिपल मैम के पास अपना ये निवेदन लेकर जाएं जी कि हमारे कॉलेज में किसी भूकंप विज्ञानी यानी साइस्मोलॉजिस्ट को इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाए। ये ठीक रहेगा। और मुझे विश्वास है कि वो आपका ये निवेदन स्वीकार कर लेंगे। सर, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने सर। हम आज ही प्रिंसिपल मैम के पास जाकर इस बारे में बात करेंगे सर। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी चलते हैं। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आ जाओ। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? मैम, आज हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। अच्छा बताओ, मैं तुम सबकी कैसे और क्या मदद कर सकती हूँ? मैम दरअसल हम सभी भूकंप के बारे में जानने को बहुत ही उत्सुक हैं। भूकंप की उत्पत्ति, उसकी तीव्रता, परिमाण, भविष्यवाणी जैसी विभिन्न बातों के बारे में हम जानना चाहते हैं मैम। तो हमारी आपसे विनती है मैम कि आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा इस विषय पर एक व्याख्यान आयोजित करवाएं। जी, हमारे बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। यदि संभव हुआ तो मैं अगले सप्ताह ही किसी विशेषज्ञ का व्याख्यान आयोजित करने का प्रबंध करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। ओके। आदरणीय प्रोफेसर डेका, शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले निश्चय किया था कि आज हमने भूगर्भ विज्ञान के जाने माने प्रोफेसर डेका को भूकंप पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। जी मैम। जी। उनके व्याख्यान से विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक भी लाभान्वित होंगे। जी। आप सब जानते हैं, हम सभी को भूकंप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान में चर्चा का विषय है। जी मैम। एक तेज भूकंप मानवता का विनाश कर सकता है। अब मैं
प्रोफेसर डेका को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए। जी, धन्यवाद प्रिंसिपल बरुआ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षकगण, मैं आपके विद्यालय का बहुत आभारी हूं कि मुझे भूकंप जैसे रोचक विषय पर व्याख्यान देने के लिए आप लोगों ने आज आमंत्रित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कम समय में भूकंप के बारे में सारी बातें बताना संभव नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आज भूकंप के बारे में ऐसी बातें बताऊं जो शिक्षकों और हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो। जी। मैं चाहूंगा कि व्याख्यान के दौरान जब आवश्यकता हो विद्यार्थी और शिक्षक अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, जी। चलिए अब हम आज के विषय के साथ बात आरंभ करते हैं। भूकंप के बारे में बताने से पहले मैं आप सब छात्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तैयार हैं? जी। अच्छा, मेरा सवाल है, क्या भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है? आप बताइए। जी सर, हमें पता है कि भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसका कारण प्रकृति है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। इसके अलावा सुमित, अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। असल में आपदा कुछ और नहीं बल्कि विनाशकारी घटनाएं हैं। जी। जानमाल की हानि की दृष्टि से भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी घटना है। प्रोफेसर डेका जी, आई एम मिस्टर शर्मा। जी, मैं सर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा। मेरा आपसे प्रश्न है कि भूकंप की विश्व के बाकी देशों में क्या स्थिति है? देखिए, औसत रूप से विश्व में प्रत्येक साल 8 परिमाण के 2 भूकंप की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। जी। अतीत में संयुक्त राष्ट्र, जापान, चीन और भारत ने अनेक विनाशकारी भूकंपों को देखा है। जी। सन 1890 के बाद से भारत में 5 से अधिक तीव्रता के 650 से ज्यादा भूकंप दर्ज किए गए हैं। 650 भूकंप? उससे ज्यादा। सर आप हमें भूकंप के बारे में और विस्तार से बताइए ना सर। बच्चों, असल में भूकंप की घटना सरल नहीं है जी। ये एक बहुत ही जटिल परिघटना है और आमतौर पर भूकंप पृथ्वी का कंपन है। अच्छा, कंपन समझते हैं आप? जी सर, जी। लंबे समय के अंतराल के दौरान तनाव या दबाव का अचानक से शक्तिशाली रूप से मुक्त होना ही भूकंप कहलाता है। अच्छा। इसमें पृथ्वी के केंद्र से विभिन्न प्रकार की भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं से प्रसारित होती हैं। भूकंपी तरंगों के चट्टानों से गुजरने पर होने वाले कंपन को भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। अच्छा। ये तो बहुत अच्छी परिभाषा है प्रोफेसर डेका। हमारे कुछ प्रश्न हैं। ये स्ट्रेन एनर्जी या तनाव ऊर्जा और भूकंपी तरंगे यानी सेस्मिक वेव्स, ये सब क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही जटिल परिघटना है। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सरल तरीके से आप सब तक समझा पाऊं अपनी बात को। जी। भ्रंश समतल के साथ सापेक्ष विस्थापन या चट्टानों के साथ फिसलन के रूप में संचित दबाव ऊर्जा से निर्मित तनाव ऊर्जा भूकंप के रूप में मुक्त होती है। ये बात समझ आई आपको? बच्चों, आपको समझ आया? जी सर, हमने भूकंप के बारे में अपनी किताब में भी पढ़ा था। अब मैं आपको भूकंपी तरंगों यानी साइस्मिक वेव्स के बारे में बताता हूँ। जी, प्लीज। अच्छा बच्चों, आप जानते होंगे कि भूकंपी तरंगे भूकंप द्वारा पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। असल में ये लोचदार कंपन होती हैं। जी सर। इन तरंगों को पी, एस और सतही या एल तरंग कहते हैं। अच्छा, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ सर, जी। गुड। भूकंप द्वारा उत्पन्न की गई पी तरंगे प्राथमिक यानी प्राइमरी तरंगे होती हैं जो भूकंप स्रोत से बहुत तेज देशांतरीय तरंगे होती हैं। अच्छा। प्रोफेसर साहब जी, मैं इस संस्थान में हिंदी पढ़ाता हूँ जी, लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है मैं उस विषय में जानने का इच्छुक हूँ और चाहता हूँ कि आप इस बारे में विस्तार से बताएं। एस तरंगे द्वितीयक तरंगे हैं यानी सेकेंडरी तरंगे हैं जो पी तरंगों की तुलना में आप कह सकते हैं 1.25 गुना धीरे चलती हैं। जी। और इसकी गति की दिशा लोचदार कंपनों से आड़ी होती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी नहीं होती हैं,
सतही तरंगे या एल तरंगे पी और एस तरंगों के बाद सतह के समीप उत्पन्न होती हैं और इनकी गति पी और एस तरंगों से कम होती है। अच्छा। सतही तरंगे बहुत ही विनाशकारी तरंगे होती हैं और इस तरह की तरंगों को रैले तरंगे कहा जाता है। जो 1987 में इसकी एक पहचान की थी लॉर्ड रैले ने, उनके नाम पर इनको ये नाम दिया गया। अच्छा। सर एक बात बताइए सर, ऐसा क्यों होता है कि सतही तरंगे बहुत अधिक विनाशकारी होती हैं? बहुत सही प्रश्न पूछा बच्चे आपने। थैंक यू सर। सतही तरंगे सतह के पास उत्पन्न होती हैं जी, इसलिए सतही तरंगों के कारण सतह पर भारी विस्थापन होने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। प्रोफेसर डेका जी, हमने भूकंप के केंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर के बारे में सुना है। क्या आप हमें इनके बारे में भी बताएंगे? जी सर, इस बारे में बताइए ना। हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे आज के व्याख्यान का विषय है ही। जी। तो सुनिए, एक सक्रिय भ्रंश के साथ जैसे चट्टानों को फिसलन आदि गति के परिणाम स्वरूप भूकंप उत्पन्न होते हैं। जी, जी, वो स्थान या स्रोत जहां पर रप्चर उत्पन्न होता है उसे केंद्र या सेंटर या फोकस कहते हैं। अच्छा। और वो स्थान जो इससे सीधे सतह पर होता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। जी जी जी। केंद्र और अधिकेंद्र के मध्य की दूरी या गहराई को केंद्रीय गहराई या फोकल डेप्थ के नाम से जाना जाता है। जी, अच्छा। सर मेरा एक सवाल है सर। जी सर, ये तो स्पष्ट हो गया कि भूकंप के आने के लिए कोई सक्रिय भ्रंश जिम्मेदार होता है, लेकिन सर हम ये कैसे जान सकते हैं सर कि वहां कोई भ्रंश है भी या नहीं? हम फील्ड स्टडी के बाद भ्रंश के प्रकार को पहचान सकते हैं। जी। अच्छा। इस तरह के भ्रंश को सुदूर संवेदन आंकड़ों से प्राप्त अच्छे रेजोल्यूशन के उपग्रह चित्रों से पहचाना जा सकता है। जी जी जी। अब तो हम लैंडसेट चित्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। अच्छा। जो काफी लोकप्रिय होने के साथ ही निःशुल्क रूप से आप लोगों की वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है। अच्छा। इन चित्रों का उपयोग हम भ्रंश क्षेत्रों में असंपीड़ित जमाव यानी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स के वर्णन के रूप में कर सकते हैं। जी सर, जी। और भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह भी इस तरह के आंकड़े उपलब्ध कराता है। अच्छा। सर कृपया ये बताइए कि क्या भूकंप पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में उत्पन्न होता है या फिर उथली गहराई में? देखो बच्चों, वैसे भूकंप पृथ्वी के अंदर किसी भी गहराई में उत्पन्न हो सकता है। जी सर। यदि कोई भूकंप 50 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है तो उसे उथला केंद्र भूकंप कहते हैं। अच्छा। और अगर कोई भूकंप 700 किलोमीटर या उससे ज्यादा की गहराई में उत्पन्न होता है तो उसे गहरा केंद्र भूकंप कहते हैं। जी सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये बात बताइए कि आपके विचार से कौन सा भूकंप ज्यादा खतरनाक है, उथले केंद्र वाला या गहरे केंद्र बताओ वाला? बच्चों, सर बताओ। गहरे केंद्र वाला? नहीं सर मेरे ख्याल में उथले केंद्र वाला सर। सर इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। दूसरा जवाब सही था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उथले केंद्र वाला भूकंप बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है गहरे केंद्र वाले की तुलना में। ठीक है। जी सर। क्योंकि गहरा केंद्र भूकंप धरती के बहुत नीचे उत्पन्न होता है। और इस बात पर ध्यान दीजिए कि सन 2015 में नेपाल में आया भूकंप एक उथला भूकंप था। सर क्योंकि नेपाल में अभी हाल ही में भूकंप आया था, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बच्चों को उसके बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तीव्रता और परिमाण पर निर्भर करता है। किसी स्थान विशेष पर भूकंप की तीव्रता को उसके विध्वंस के अवलोकन के आधार पर मापने के लिए सन 1931 में एक पैमाने का विकास किया गया। जी जी। जिसे आज संशोधित मरकैली पैमाने के नाम से जाना जाता है। अच्छा। समभूकंपी यानी आइसोसाइस्मिक आधार पर किसी विशेष स्थान पर नक्शे में दिखाई गई तीव्रता समान तीव्रता की रेखाओं को प्रदर्शित करती है। जी जी जी। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जी 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 जी। एक समभूकंपी नक्शा भूकंप के आसपास के क्षेत्र में कंपन के बदलाव को बताता है। जी। अच्छा, तीव्रता के आधार पर कोई भूकंप अधिक विनाशकारी, मध्यम विनाशकारी या बहुत कम विनाशकारी हो सकता है। अच्छा सर। सबसे पहले सन 1902 में
मरकैली ने तीव्रता के आधार पर इस पैमाने को 10 वर्गों में बांटा। अच्छा। मरकैली के मूल पैमाने को बाद में वुड और न्यूमैन ने उपयोग करके सन 1931 में संशोधित मरकैली पैमाने का विस्तार किया। सर, ये तो आपने तीव्रता की बात की, लेकिन एक शब्द हमने और सुना है, मैग्नीट्यूड। वो क्या होता है? अच्छा, चलिए, आप जानना चाहते हैं तो आपको बताता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या है। ये तीव्रता से अलग होता है और इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ओके। जी जी। इस तरह के पैमाने का विकास ओ चार्ल्स एफ रिक्टर ने सन 1935 में आए भूकंप को मापने के लिए किया था। अच्छा, इसीलिए इसे रिक्टर पैमाना कहते हैं। इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी गणना भूकंपी तरंगों के आयाम के आधार पर की जाती है। जी। और ये भूकंप के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा से संबंधित होता है। वाह सर, सच में आपने तो बहुत ही अच्छे से तीव्रता और परिमाण को समझा दिया सर। प्रोफेसर डेका, परिमाण के मापन के लिए हमारे पास उपकरण तो होंगे। यदि ऐसा कोई उपकरण है तो उस उपकरण का नाम क्या है? जी बिल्कुल। भूकंपी तरंगों के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाली गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है भूकंप लेखी यानी साइस्मोग्राफ। हाँ, ध्यान से बच्चों, ये शब्द सुना है आपने? नहीं सर। ये सतह में होने वाले सभी कंपनों को माप लेता है, चाहे कंपन बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो। जी जी। भूकंप को मापने वाले सरल उपकरण में एक सेंसर और एक डिजिटल रिकॉर्डर लगा होता है। अच्छा। सर, हमें भारत के भूकंप जोन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप इन जोन्स के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, ठीक है। आपको भूकंप क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। तो सुनो, भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति के आधार पर भारत को 5 भूकंप जोनों में बांटा गया है। हाँ, और आपको पता है भारत में कोई भी क्षेत्र गैर भूकंपीय जोन में नहीं है। जी हाँ सर, आपकी बातों से ये तो स्पष्ट हो गया है सर कि भारत का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो गैर भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में तो ऐसा ही है। अच्छा सर, एक सवाल था आपसे। हाँ। सर, हमने भूकंप की उत्पत्ति के कुछ पुराने और नए सिद्धांतों के बारे में सुना है। सर, इसलिए हम भूकंप की उत्पत्ति के बारे में जानने को बहुत ही उत्सुक हैं सर। प्लीज बेटे, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। थैंक यू सर। इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जी सर। भूकंप की उत्पत्ति और कारण को लेकर कुछ मत पुराने हैं और कुछ नए हैं। जी। प्रोफेसर साहब, पुराने मतों की बजाय आप हमें नए मतों के बारे में ही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। आपने अरस्तु का नाम सुना है? जी। तो मैं आपको महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में बताता हूँ कि अरस्तु ने कहा था कि सभी भूकंप भूमिगत गुफाओं से हवा या गैसों के निकलने के संघर्ष से पैदा होते हैं, और कैद गैसों संबंधी विचार धीरे धीरे संशोधित होकर भूकंप के ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों से एक नए संबंधित सिद्धांत में तब्दील हो गया। ये अतीत में भूकंप की उत्पत्ति संबंधी कारण थे। जी। समझ आया आपको? जी। लेकिन विश्वसनीय विचार विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक से आया। सन 1910 में H.F. रेड ने टेक्टोनिज्म पर लोचदार प्रतिक्रिया सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी प्रस्तुत की। अच्छा। और बच्चों, अब मैं आप सभी को भूकंप की उत्पत्ति संबंधित आधुनिक सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। जी सर। तैयार? जी हाँ सर। अच्छा, क्या आप में से कोई बताएगा ये सिद्धांत क्या है? सर, क्या ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है? एकदम सही जवाब। थैंक यू सो मच। भाई, इनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। एकदम सही जवाब। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं, कई विशाल और स्थिर पट्टियों से बनी है। जी। जो सैकड़ों किलोमीटर मोटी ठोस चट्टानें होती हैं, जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स क्षैतिज रूप से हर साल कई सेंटीमीटर की दर से गति कर रही हैं। अच्छा। यानी कि हिल रही हैं, लगातार गतिशील हैं। जी। इन प्लेटों की उदासीन दिशाओं में गतियां ही भूकंप का मुख्य कारण है। समझ में आया? यानी प्लेट आपस में कहीं न कहीं टकरा रही है। जी। सर, ऐसा लगता है कि आधुनिक विचारधारा थोड़ी थोड़ी इन पुरानी विचारधाराओं से मिलती है सर। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पुराने विचारों के पीछे ना
कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था, जिसे हम आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में पाते हैं। यानी कि आधुनिक सिद्धांत जो है वो कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से व्याख्यायित किए गए हैं। जी सर। जी प्रोफेसर डेका जी, पृथ्वी पर वर्तमान में कितनी प्लेट्स हैं और वो कहाँ पर उपस्थित हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैं सोच रहा था कि मुझसे कोई इस तरह का प्रश्न पूछे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ऐसी 12 बड़ी और छोटी प्लेटें हैं जी जो प्रावार परत यानी मेंटल लेयर के ऊपर तैर रही हैं। जी जी जी। इसे हम एस्थीनोस्फीयर भी कहते हैं। ओके, एस्थीनोस्फीयर। जी। अच्छा बच्चों, पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं जिसे हम कहते हैं भूपर्पटी, प्रावार और कोर। हालांकि भारतीय और यूरेशियन 2 महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। जी जी। और आप जानते हो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की तकरीबन 4 करोड़ साल पहले हुई टकराहट के परिणाम स्वरूप ही हमारी हिमालय पर्वतीय श्रृंखलाओं का जन्म हुआ था। जी जी, निर्माण हुआ था। बिल्कुल ठीक। सर, भारतीय प्लेट अभी भी गतिशील है। हाँ बच्चों, भारतीय प्लेटें अभी भी यूरेशियन प्लेट के अंदर लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से अंदर घुस रही हैं। अच्छा प्रोफेसर डेका जी, क्या भूकंपीय जोन से कोई भ्रंश जुड़ा हुआ है? निश्चित तौर पर तनाव के संचय के कारण भ्रंश अस्तित्व में आता है। अच्छा प्रोफेसर साहब जी, मैं सोचता हूँ कि भ्रंश तनाव के कारण सबडक्शन जोन में अस्तित्व में आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आपको अंतर प्लेट, अंतः प्लेट और स्थायी महाद्वीपीय क्षेत्र के बारे में कुछ बताते हैं। जी। प्लेट टेक्टोनिक संबंधी सामान्य सिद्धांत हमारी भूकंप की समझ को बढ़ाता है और इससे हमें समझ आता है कि बड़ी संख्या में भूकंप प्लेटों के किनारों पर आते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपका मतलब है कि भारत में कोई भी सेस्मिक जोन नहीं है? हाँ बिल्कुल सही। ऐसा माना जाता था कि स्थायी महाद्वीपीय क्षेत्र सेस्मिक जोन है, लेकिन वर्तमान में स्थायी महाद्वीपीय क्षेत्र भी भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। प्रोफेसर साहब जी, जब भूकंप आता है तो जान और माल की बहुत तबाही होती है, तो क्या भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती? दोस्त, इसका उत्तर लगभग ना है। अधिकतर भूकंपों की भविष्यवाणी लगाना संभव है ही नहीं। लेकिन कुछ बहुत ही कम भूकंपों की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि आपको याद होगा सन 1975 में चीन में आए भूकंप के बारे में भविष्यवाणी की गई। जी 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 जी। प्रोफेसर डेका, क्या किसी एकल युक्ति से भूकंप पूर्वानुमान संभावित है? बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रभावी भूकंप पूर्वानुमान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी जाती है। जी जी। अब इसको आप ऐसे समझें कि भूकंप पूर्वानुमान के लिए हालिया विकसित युक्तियों में जैसे संश्लेषित छिद्र राडार उपग्रह है, तापीय अवरक्त है और भूतीक्ष्ण राडार, ये शामिल। जी सर। जी सर। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को पिछले 80 सालों का सबसे बुरा भूकंप आया था। जी जी। अच्छा, क्या आप जानते हैं ये भूकंप इतना ज्यादा विनाशकारी क्यों था? सर मैं बताऊं सर? हाँ चलिए आप बताइए। जी बताइए सर। क्योंकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.9 थी। बिल्कुल सही। और इस भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर दूर था सर। उत्तर पश्चिम में। हाँ जी सर। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। अच्छा, आप जानते हैं नेपाल हिमालय के सक्रिय भूकंप जोन पर है? जी सर। सर, ये हैं भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स। बिल्कुल सही बच्चों। जी सर। वैसे एक बात बताऊं? जी सर। कहा जाता है कि भूकंप किसी को नहीं मारता, बल्कि क्षतिग्रस्त इमारतें मौत का कारण बनती हैं। तो क्षतिग्रस्त इमारतें मौत के लिए जिम्मेदार हैं। तो सर ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की इमारतें आवश्यक होती हैं? ऑब्वियस है, भूकंप प्रतिरोधी इमारतें होनी चाहिए। सर, क्या ये सिर्फ निर्माण के दौरान हो सकता है या फिर जो इमारतें पहले बन चुकी हैं उनका भी कुछ किया जा सकता है? असल में ऐसा निर्माण के दौरान आसानी से किया जा सकता है। कमजोर संरचनाओं को भूकंप से सुरक्षित बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग की जा सकती है। प्रोफेसर डेका, आपकी बातों से ये तो साफ है कि अधिकतर मामलों में, विशेषकर भारत में, हम भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। जी जी जी। तो घटना के समय एहतियाती उपकरण ले लेना चाहिए, ये सही है ना सर?
आंशिक रूप से मैं कह सकता हूं कि सही है, क्योंकि एहतियाती मापन घटना के पहले और घटना के समय और मुख्य घटना के बाद किए जाते हैं। अच्छा, और एक बात और भी है, घटना के बाद हो सकता है कि लगातार बाद में 2 दिन तक कुछ और भी झटके आए। जी। तो आज बच्चों आप लोगों के साथ ये बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी बच्चों के लिए, बहुत ही इसका लाभ उठाएंगे और भूकंप से उतना नहीं डरेंगे जितना लोगों के मन में डर रहता है। जी हाँ सर, है ना? बिल्कुल सर। इसी आशा के साथ आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा ना? जी मैम, हमें इस व्याख्यान से काफी जानकारी मिली। मैं भी यही चाहती थी। प्रोफेसर डेका, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। जी, आपने इतना जानकारीवर्धक व्याख्यान दिया। सर, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आगे भी आप विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाएं। अरे जरूर प्रिंसिपल मैम, जब भी आप मुझे बुलाएंगी मैं बच्चों के लिए जरूर आऊंगी। थैंक यू वेरी मच। सो मच। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर न हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की चौथी कड़ी सुन रहे थे। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर मानस प्रीतम दास, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन, डॉक्टर बी के त्यागी, निर्देशक थे डॉक्टर आर एस यादव, प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार। इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा और भाग लेने वाले कलाकार थे रजनीश शर्मा, मनोज बिसारिया, राजेश आहूजा, नीरू अग्रवाल, प्रवीण शर्मा और आकाश आहूजा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अभी समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप किस गतिशील प्लेट पर स्थित है? दूसरा प्रश्न, किस प्रकार की आपदा से भविष्य की पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाएगी अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।